कहानी की शुरुआत एक बूढ़ी महिला से होती है जिसे सारे लोग माँ कहकर बुलाते हैं। इस महिला का नाम राधा है। आज गांव में नहर का काम पूरा हो जाने पर इसके उद्घाटन का समय है। राधा का गांव वाले बेहद सम्मान करते हैं और वो राधा से इस नहर का उद्घाटन करवाना चाहते हैं। उद्घाटन के वक्त राधा अपने अतीत में खो जाती है। वो याद करती है जब उसकी शादी शामू से हुई थी और वो दुल्हन बनके उसके घर आई थी। ये वो वक्त है जब देश को आजाद हुए 10 साल बीत चुके हैं। गुलामी के समय में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा नियुक्त हुए जमींदार देश के हर गांव में हुआ करते थे। ये अंग्रेजों के लिए काम करते थे और गांव वालों का शोषण करते थे। आजादी के बाद ये जमींदारी की प्रथा समाप्त हो गई, लेकिन आजाद देश के गांव भरों में एक नई प्रथा का जन्म हुआ। अब जमींदार की जगह साहूकारों ने ले ली थी। गांव में धन धान्य से संपन्न लोग साहूकार हुआ करते थे और ये साहूकार गांव वालों का शोषण करते थे। शामू की शादी जब राधा से हुई थी तो उस वक्त शामू की मां ने गांव के साहूकार सुखी लाला से 500 रुपए का कर्ज लिया था। ये कर्ज उसने शामू की शादी करवाने के लिए लिया था। इस कर्ज के बदले में शामू की 4 हिस्सों में बंटी एक हिस्से की फसल सुखी लाला को दी जानी थी। शामू का जब लड़का होता है तो वो इतना खुश होता है कि अपने हिस्से की फसल मुफ्त में गांव वालों को देने लगता है। ये देखकर सुखी लाला शामू से कहता है कि वो इस तरह फसल को मुफ्त में लुटा नहीं सकता। शामू जवाब में कहता है कि वो अपने 3 हिस्सों की फसल दे रहा है, इससे सुखी लाला को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर सुखी लाला कहता है कि उन 4 हिस्सों में 3 हिस्से सुखी लाला के हैं और सिर्फ 1 हिस्सा शामू का है। पंचायत बुलाई जाती है जिसमें सुखी लाला कुछ कागजात दिखाता है। इन कागजातों में उसने धोखे से शामू की मां का अंगूठा ले लिया था। उसमें लिखा था कि शामू की जमीन और उसकी फसल के 3 हिस्से सुखी लाला के होंगे। गांव में लोग पढ़े लिखे कम हैं, तो कोई भी उन कागजात को पढ़ भी नहीं पाता। फैसला सुखी लाला के हक में जाता है और वो शामू की जमीन समेत फसल का बड़ा हिस्सा हड़प लेता है। 3 लड़के राधा को हो चुके थे और परिवार बड़ा हो गया था। एक हिस्से की फसल में परिवार का गुजारा नहीं हो रहा था। एक दिन राधा शामू से कहती है कि जो 5 बीघा जमीन उनके हिस्से में है, जिस पे सुखी लाला का अधिकार नहीं है, वो लोग उसी पे खेती करेंगे। फिर शामू बताता है कि वो बंजर जमीन है, उस पे बड़े बड़े पत्थर हैं। राधा कहती है कि वो मेहनत करेंगे और बंजर जमीन को उपजाऊ बनाएंगे। अगले दिन शामू और राधा अपने बैलों को लेकर उस जमीन से पत्थर हटाने का काम शुरू करते हैं। इतने बड़े पत्थरों को हटा पाना मुश्किल था। इसी प्रक्रिया में उनका एक बैल मारा जाता है। बैल के मर जाने का गम शामू की हिम्मत को तोड़ देता है। राधा शामू को अपने गहने देकर कहती है कि इनको बेचकर नए बैल ले आओ। एक बार फिर नए बैलों की जोड़ी के साथ वो लोग पत्थर हटाना शुरू करते हैं। इसी दौरान एक बड़े पत्थर के नीचे शामू के दोनों हाथ दब जाते हैं। जब शामू से पत्थर को हटाया जाता है तो पता चलता है कि उसके दोनों हाथ अब किसी काम के नहीं रहे। एक दिन सुखी लाला शामू को ताना मारते हुए कहता है कि उसके हाथों के चले जाने से वो किसी काम का नहीं रहा और अपनी पत्नी की मेहनत का खाता है। ये बात शामू के दिल में घर कर जाती है और एक दिन वो सुबह के उजाले से ठीक पहले अपना परिवार छोड़कर चला जाता है। वो एक ऐसे सफर पर चल पड़ा था जहां पर कहीं जाकर भूख से उसकी मौत तय थी और बहुत हद तक वो चाहता भी यही था। शामू का चले जाना राधा के लिए जिस्म से आत्मा का निकल जाने जैसा था। वो अपने आप को बेसहारा महसूस करती है। कुछ ही वक्त बाद शामू की मां की भी मृत्यु हो जाती है। अब राधा को सब कुछ अकेले ही करना था। इसी दौरान वो अपने चौथे बच्चे को जन्म देती है। उसके दोनों बड़े बेटे बिरजू और रामू उसका काम में हाथ बटाते हैं। उस साल उनकी फसल अच्छी होती है। राधा खुश थी, लेकिन फिर
बेमौसम बारिश का कहर टूटता है और बारिश बाढ़ का रूप ले लेती है। फसल सारी बह जाती है। इसी बाढ़ की चपेट में राधा का तीसरे नंबर का बेटा आ जाता है और बाढ़ उसे अपने साथ बहा ले जाती है। राधा रात भर अपने तीनों बच्चों को पानी में डूबने से बचाती है। जब सुबह होती है तो मालूम पड़ता है कि उसका सबसे छोटा बच्चा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसी दौरान सुखी लाला उससे मिलने आता है। बिरजू और रामू भूख से बेहाल रहते हैं। वो उन दोनों को चने देता है। वो राधा से उसके जिस्म की मांग करता है और बदले में उसका और उसके बच्चों का ख्याल रखने की बात कहता है। लेकिन राधा एक मजबूत महिला है। वो सुखी लाला के इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। सुखी लाला जब वहां से चला जाता है तो वो देखती है कि बिरजू भूख से बेहोश हो गया है। पहले ही वो अपने 2 बच्चों को खो चुकी है। अब वो अपने दोनों बेटों को नहीं खो सकती। यही बात उसे सुखी लाला के दरवाजे तक खींच लाती है और वो अपने आप को सुखी लाला को परोस देती है। लेकिन इसी बीच राधा की नजर घर के मंदिर पे जाती है और उसे देवी से शक्ति मिलने का एहसास होता है। वो सुखी लाला को कहती है कि वो अपना जिस्म उसे नहीं देगी। वो मेहनत करके अपने बच्चों का भरण पोषण करेगी। सुखी लाला से हुई झड़प में वो उसे डंडे से पीटकर वहां से आ जाती है। वो मन बनाती है कि मेहनत करेगी और सारा कर्ज उतार लेगी। देखते देखते राधा के दोनों बेटे बड़े हो जाते हैं। बिरजू जो कि नटखट और गर्म मिजाज का है, वहीं रामू एकदम शांत स्वभाव का है। बिरजू जानता है कि सुखी लाला ने धोखेबाजी से उनकी और गांव वालों की जमीन हड़पी है। भले ही वो अनपढ़ है, लेकिन वो मास्टर की गोद ली हुई बेटी चंद्रा से समझता है कि कैसे सुखी लाला ने जमीन को हड़पा है। बिरजू चंद्रा को पसंद करता है। वो भी बिरजू को अच्छा मानती है। दूसरी तरफ सुखी लाला की बेटी रूपा और बिरजू के बीच आए दिन कहासुनी होती रहती है। एक रात बिरजू कपास लेकर दूसरे गांव के सेठ के पास जाता है और कहता है कि ये सारा कपास ले लो और मुझे इसके बदले सोने के कंगन दे दो। वो सेठ उसे 2 सोने के कंगन देता है। इन कंगनों को लेकर बिरजू अपने घर आता है और अपनी माँ को ये कंगन देता है। कुछ ही देर में सुखी लाला वहां आकर बताता है कि कैसे बिरजू ने उसका कपास चोरी किया और इससे वो सोने के कंगन ले आया। वो कहता है कि वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएगा और बिरजू को जेल में बंद करवाएगा। इसी बीच बिरजू कहता है कि पिछले 15 सालों से खेती वो कर रहे हैं और उसका सारा फायदा सुखी लाला को मिलता है, जबकि ये सब कुछ सुखी लाला ने धोखाधड़ी से हड़पा है। हालांकि आखिरकार उसे कंगन सुखी लाला को लौटाने पड़ते हैं। सुखी लाला की बेटी रूपा वही कंगन पहनकर जब बिरजू के सामने आती है तो बिरजू उसे कहता है कि ये कंगन उसकी माँ के हैं। इस बात को लेकर उनमें बहस होती है। इसी शिकायत को लेकर रूपा राधा के पास आती है और कहती है कि बिरजू आए दिन उसे परेशान करता है। राधा बिरजू को बहुत डांटती है और वो सोचती है कि अगर वो बिरजू की शादी करवा दे तो शायद वो सुधर जाएगा। राधा बिरजू का रिश्ता लेकर मास्टर के घर जाती है। वो मास्टर से चंद्रा का हाथ बिरजू के लिए मांगती है, लेकिन मास्टर कहता है कि बिरजू दिन भर पत्ते खेलता है और रात में जुआ खेलता है। साथ ही उसने ये भी सुना है कि सुखी लाला बिरजू के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाने वाला है। इन्हीं सारी वजहों से वो चंद्रा की शादी बिरजू से नहीं करवा सकता। राधा निराश होकर वहां से लौटती है। उसका बड़ा बेटा रामू गांव की एक लड़की चंपा से प्यार करता है। राधा को जब ये पता चलता है तो रामू की शादी चंपा से करवा देती है। शादी के कुछ ही वक्त बाद रामू और चंपा का बच्चा भी हो जाता है। उस साल होली का त्योहार हर बार की तरह धूमधाम से मनाया जा रहा था, जिसमें सबके सब नाच रहे थे और होली खेल रहे थे। रूपा भी वहां मौजूद रहती है और उसने वही कंगन पहने हुए थे जो बिरजू अपनी माँ के लिए लाया था। वो जानबूझकर कंगन बिरजू को दिखाती है। इसी वजह से बिरजू को गुस्सा आता है और वो कंगन छीनने के लिए रूपा के हाथ पकड़ता है। ये सब देखकर लोगों को लगता है कि वो रूपा से छेड़खानी कर रहा है। लोग उसे मारने लगते हैं। राधा सबको रोकती है और फिर गांव वालों की बातों में आकर
वो बिरजू को बहुत मारती है। रामू बीच में आता है और राधा से कहता है कि रूपा ही बिरजू को हर वक्त उकसाती है। शायद रूपा के मन में बिरजू के लिए कुछ है। फिर चंपा कहती है कि रूपा जानबूझकर बिरजू को अपने कंगन दिखा रही थी। इस सब के बीच बिरजू सुखी लाला से कहता है कि वो कंगन उसकी माँ के हैं और उसे वो कंगन लौटाने पड़ेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो कंगन समेत उसकी बेटी रूपा को उठा लेगा। फिर सुखी लाला कहता है कि तुझे अपनी माँ को कंगन पहनाने का इतना ही शौक है तो सुखी लाला खुद राधा के हाथों में कंगन पहना देगा। इसी बात पे बिरजू सुखी लाला पे झपट पड़ता है। सुखी लाला को गांव वाले बचाते हैं। फिर सुखी लाला कहता है कि बिरजू से उसे खतरा है। वो गांव वालों से पूछता है कि क्या बिरजू को गांव से निकाल देना चाहिए। सारे गांव वाले हाँ में जवाब देते हैं। फिर राधा सबसे कहती है कि बिरजू को गांव से बाहर ना निकाला जाए। वो सबको वचन देती है कि आज के बाद अगर बिरजू ने किसी भी गांव की लड़की से छेड़छाड़ की तो वो खुद उसकी जान ले लेगी। कुछ वक्त बाद बिरजू दूसरे गांव के सेठ के घर से बंदूक चोरी करके लाता है। जिस वक्त वो उसे छिपा रहा होता है राधा उसे देख लेती है। वो उससे कहती है कि वो इसका क्या करेगा। वो कहता है कि वो लाला को मार डालेगा। वो इसका परिणाम जानता है। शायद सुखी लाला की हत्या के बाद उसे भी मार दिया जाएगा, लेकिन उसे अपनी मौत की परवाह नहीं है। सुखी लाला के मर जाने से गांव की औरतों के सर ओढ़नी आ जाएगी। गांव के दिन संवर जाएंगे। लोगों को अपनी जमीन वापस मिल जाएगी। वो कहता है कि हम दो भाई हैं। वो अगर अपने एक बेटे की कुर्बानी दे देगी तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर राधा उससे कहती है कि कैसे उसने मेहनत करके उसे बड़ा किया है। एक वक्त था जब उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था, लेकिन आज उनके पास भरपूर अनाज है। वो ऐसे ही मेहनत करेंगे और खुशी खुशी जीवन बिताएंगे। लेकिन बिरजू मानता नहीं है। राधा उससे बंदूक छीनती है, लेकिन वो बंदूक नहीं देता। रामू भी आता है, लेकिन बिरजू को काबू में कर पाना मुश्किल था। जैसे तैसे बंदूक छीन ली जाती है, लेकिन बिरजू गुस्से में घर से चला जाता है। वो सुखी लाला को मारने उसके घर जाता है। इसी जद्दोजहद में सुखी लाला का मुलाजिम उस पे गोली चला देता है। गोली बिरजू के बदन को छू के निकलती है, लेकिन घाव इतना गहरा है कि खून बंद नहीं होता। सारे गांव भर में बिरजू को ढूंढा जा रहा है। राधा उसे घास से भरे खलिहान में छिपा देती है। बिरजू के जख्म से राधा के हाथ खून से भर जाते हैं, जिससे सुखी लाला को पता चलता है कि उसने ही बिरजू को खलिहान में छिपाया है। पूरे खलिहान को आग के हवाले कर दिया जाता है। राधा बिरजू को बचाने खलिहान में जाती है। आग की लपटें मानो बिरजू का पीछा कर रही हों। अंततः बिरजू राधा को मिलता है। राधा और बिरजू वहां से भागकर जंगल पहुंच जाते हैं, जहां बिरजू अपनी मां राधा को छोड़कर दूर कहीं निकल जाता है। और कुछ वक्त बाद पता चलता है कि बिरजू डाकू बन गया है। रूपा की भी शादी तय कर दी जाती है। बिरजू सुखी लाला को एक चिट्ठी भिजवाता है, जिसमें लिखा होता है कि वो रूपा को मंडप से उठा लेगा। सुखी लाला राधा के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि वो ऐसा ना होने दे। राधा उसे भरोसा दिलाती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि रूपा पूरे गांव की इज्जत है और वो कुछ भी गलत नहीं होने देगी। रूपा की शादी के दिन बिरजू अपनी टोली के साथ गांव पहुंचता है। वो अपनी मां को जब देखता है तो बहुत खुश होता है। राधा उससे कहती है कि वो ये रास्ता छोड़ दे और घर लौट आए, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा रहता है और सुखी लाला के घर जाकर उसे मार देता है। वो सारे जमीन के कागजात भी जला देता है। वो सुखी लाला की तिजोरी से कंगन निकालकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो रूपा को अपने साथ लेकर वहां से भागता है। राधा उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं मानता। मजबूरन राधा को गोली चलानी पड़ती है। गोली जाकर बिरजू के सीने पे लगती है। राधा उसकी तरफ दौड़ती है और बिरजू अपनी मां की बाहों में दम तोड़ देता है। अपने ही खून से सने हाथों में उसने कंगन पकड़े हुए थे। ये सब याद करते हुए अब बूढ़ी हो गई राधा मां भावुक हो उठती है और नहर का उद्घाटन करती है। और यहीं पे ये कहानी
खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।